आइए, कल हम लोग क्या देख रहे थे? महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की हम जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें बात हुई थी वज्र संघ की। वज्र संघ यानी 8 गणों का संघ था जो बुद्ध के समय का सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था, जिसमें लिच्छवी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उसे क्या कहा जाता था? 8 संघ को अष्टकुलिक, अष्टकुलिक के नाम से जाना जाता था। अष्टकुलिक जी। एक दक्षिण भारत का था, अभी शांत रहिए, बता रहे हैं जी। जिसमें लिच्छवी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और इन 8 गणों को क्या कहा जाता था? अष्टकुलिक। अष्टकुलिक। तो अष्टकुलिक की बात करें तो वज्र, लक्षवी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक महत्वपूर्ण कुल के थे। आपसे अगर बात की जाए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में, इसी 8 संघों में से एक था ज्ञात्रिक कुल, उसमें इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का पढ़े होंगे आप लोग, महावीर स्वामी। तो ज्ञात्रिक कुल भी इसी 8 संघों में नहीं, अष्टकुलिक में से एक था। और बताया गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी था। लिच्छवी गण चेतक के नेतृत्व में वज्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था। अजातशत्रु ने वज्जियों को परास्त करके मगध में मिला लिया था। एट लास्ट ये सारे संघ कहाँ चले गए? अजातशत्रु यानी मगध में मिला लिए गए। तो अवंती का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कल बताए थे। अवंती का कौन? चंड प्रद्योत। अवंती का चंड प्रद्योत था। कौशल का प्रसेनजित, कल बताए थे। हाँ, ये आता है मैचिंग के लिए, प्रसेनजित। कौशल नरेश प्रसेनजित। कौशाम्बी की अगर बात करें तो यहाँ का महत्वपूर्ण शासक कौन था? कौशाम्बी का उदयन। स्वप्नवासवदत्ता की कल चर्चा की गई थी। किसने लिखा था? भास ने। भास की पुस्तक स्वप्नवासवदत्ता में उदयन के बारे में चर्चा की गई है। मगध का शक्तिशाली शासक देखा जाए तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। मगध की चर्चा की जाए तो शक्तिशाली नरेशों में अजातशत्रु था और ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने मगध का भरपूर विकास किया। भरपूर यानी क्या कह सकते हैं कि अन्य राज्यों को जीतकर मगध में मिलाने का कार्य किया। ये सभी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। ये सभी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होते हैं भाई, उत्तरार्ध। तो हमने बताया कि बुद्ध का जो समय था बुद्धकालीन, वह गंगा घाटी से संबंधित द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जा सकता है। प्रथम नगरीकरण अगर कहें तो किस धातु पर डिपेंड थी? कांस्यकाल। पढ़ाए थे ना, कांस्यकालीन। प्रथम नगरीकरण किस पर डिपेंड था? कांस्य पर। और अब दूसरा नगरीकरण जो यहाँ देखने को मिलता है, इसमें किसकी भूमिका थी? लोहे की।
लोहा, ये आपका द्वितीय नगरीकरण। जो लोहा, चूँकि उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था ना, अथर्ववेद में श्यामयश की चर्चा की गई है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो है प्रचलन शुरू हो जाता है और द्वितीय नगरीकरण का आधार लोहा था, जिसकी प्रक्रिया आज तक निरंतर चल रही है। और उत्पादन अधिशेष, उत्पादन बढ़ गया किसकी वजह से? लोहे की वजह से। उत्पादन अधिशेष के करों के लिए क्या होने लगी? छीना झपटी होने लगी। तब हमने बताया कि बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय होता है द्वितीय नगरीकरण में। उत्पादन अधिशेष का करों के रूप में दोहन हुआ, जिससे बड़े राजतंत्रों का उदय हुआ। राजधानियाँ क्या हो गई? नगरीकृत हो गई। राजधानियाँ नगरीय केंद्र बन गई। इसी तरह से देखिए, एक बुद्धकालीन जो ग्रंथ है दीघ निकाय, दीघ निकाय में राजतंत्र के उदय को धान के खेतों से जुड़े विवादों से संबंध बताया गया है। दीघ निकाय या कहीं कहीं दीर्घ निकाय मिलता है। दीघ निकाय में कहा गया, ये बौद्ध ग्रंथ है, कि जो धान के खेत होते थे, चूँकि प्रोडक्शन बढ़ गया तो विवाद शुरू हुआ। इस तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई कि भाई आप हमारे अधीन काम करोगे, इतना जो है टैक्स देना है। समझ रहे हैं? और पीछे ठीक गड़बड़ा रही क्या हो? हाँ, तो इस तरह से दीघ निकाय में क्या कहा गया कि राजतंत्र के उदय को धान के खेतों से जुड़े विवादों से संबद्ध बताया गया है। और देखिए, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर मृदभांडों के साथ होती है। NBPW ये क्या है? मृदभांड होते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर से शुरुआत होती है। मृदभांड पढ़ाए थे ना आप लोगों को। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, ये मृदभांड कल्चर है। यहाँ से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर मृदभांडों के साथ होती है। अगर हम देखते हैं, यद्यपि तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम नगर का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम नगर का वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में होता है। तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम नगरों का वर्णन, नगर का वर्णन सर्वप्रथम यहाँ पर देखने को मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। नोट करते चलिए, अभी हम लिखवाएंगे विस्तृत रूप में। हाँ, तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम नगर का वर्णन मिलता है। हाँ, लेकिन बुद्धयुगीन नगरों का उल्लेख दीघ निकाय में देखने को मिलता है। दीघ निकाय का एक महापरिनिब्बाण सूत्र है, उसमें बुद्धयुगीन 60 नगरों का उल्लेख किया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में, महापरिनिब्बाण सूत्र में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है। यह दीघ निकाय का था। महापरिनिब्बाण सूत्र 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 6 बड़े बुद्धकालीन नगरों का भी उल्लेख है। 6 बड़े बुद्धकालीन नगरों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, आहत मुद्रा की चर्चा की गई थी जी। आहत मुद्रा इसी युग से नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है। इसी युग से नियमित रूप से सिक्कों के रूप में प्रचलित हुआ आहत मुद्रा। आहत मुद्रा पंचमार्क सिक्के, चर्चा हुई थी इसके पहले जी। नियमित हो गया किस काल से जी? महाजनपद। इसी युग में नियमित रूप से इन सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है।
इन्हीं आहत सिक्कों को पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? कर्षापण। पूछे गए सवाल है ना, बौद्ध साहित्य और कहाँ पे? बौद्ध साहित्य और पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? हाँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। इन्होंने क्या कहा? कर्षापण। कर्षापण के रूप में इसकी चर्चा की गई है। कर्षापण या कहापन। कहापन पूछा गया सवाल है। बौद्ध साहित्य और अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इन आहत मुद्राओं को क्या कहा गया है? कर्षापण। और इस काल में देखिए व्यापार में भी वृद्धि होती है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिलती है। आपका देखिए बाबेरू जातक, एक पाली पुस्तक में लिखी गई किताब है। बाबेरू जातक में मध्य एशिया को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में मोरों का उल्लेख मिलता है। पीकॉक, मोर का भी निर्यात किया जाता था। भारतीय मोरों की मध्य एशिया में बड़ी मांग थी जी। व्यापार वाणिज्य में जब वृद्धि हुई, लिख लीजिए बाबेरू जातक में। बाबेरू जातक में ये पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है। बाबेरू जातक में मध्य एशिया को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में मोरों का उल्लेख हुआ है। मोर, पीकॉक। मध्य एशिया को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में मध्य एशिया को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में मोरों का भी उल्लेख हुआ है। मोर, पीकॉक। कुछ खास चीज़ें हैं, लिखते चलिए। एक जगह बड़ी मार्मिक बात मिलती है। संयुक्त निकाय में, लिख लीजिए इस चीज़ को। बाबेरू जातक में मध्य एशिया को निर्यात किए जाने वस्तुओं में मोरों का वर्णन हुआ है। हो गया? हाँ। संयुक्त निकाय में, यह भी बौद्ध ग्रंथ है, पंचशाला नामक ब्राह्मण गांव में बुद्ध को भिक्षा देने से मना कर दिया गया था। पंचशाला नामक गांव में बुद्ध को भिक्षा देने से मना कर दिया गया था। ये ब्राह्मणों का गांव था। पंचशाला नामक ब्राह्मण गांव में बुद्ध भगवान को भिक्षा देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये उसी के विरोध पर तो हुआ था ना, जो बौद्ध और जैन धर्म किसके विरोध पर आविर्भूत हुआ था? हाँ, कर्मकांडी जो व्यवस्थाएं थी उसका ये लोग विरोध करते थे और बहुत कठिन पूजा पाठ कर दी गई थी। खास करके हिंदू धर्म में जो भी आडंबर व्याप्त थे उसी के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। इसलिए पंचशाला नामक गांव में ब्राह्मणों ने बुद्ध को भिक्षा देने से मना कर दिया था। तो देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो उत्तर वैदिक काल में हमने जन शब्द यानी जनपद की बात बताई थी, वही यहाँ क्या हो गया? महाजनपद। महाजनपद में तब्दील हो गया। और हमने बताया कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र यानी जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये हमने कल बता दिया था। आपकी चर्चा जो आपने किया था, जिनमें से 10 गंगा घाटी में तथा 6 गंगा घाटी से बाहर स्थित थे।
16 में से 10 गंगा घाटी में ही स्थित थे, और एक जो आपका दक्षिण में था, और गांधार कंबोज आपका इधर अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता था। एक चीज़ लाइन लिखिए तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में इसको मिटा दे रहे हैं। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में तीन महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है ना। हाँ, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स यानी कौशाम्बी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, और इसका शक्तिशाली शासक उदयन था जी। मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। हो गया। अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात की जाए तो इसमें 40 नगरों का उल्लेख, जनपदों का नाम मिलता है, जिसमें से विशेष रूप से 22 जनपद विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। महाभारत में अगर चर्चा की बात की जाए जनपदों की तो 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए, हमने कल बताया था कि 16 महाजनपद में 14 क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। 14 राजतंत्रात्मक थे और दो क्या थे? गणतंत्रात्मक थे। कौन कौन? वज्जिमल, वेरी गुड, वज्जी और मल्ल, यही पूछा जाता है। हाँ, और वज्जी संघ में कितने जनपद थे? कितने कुल थे? 8। अष्टकुलिक कहा जाता है ना। कुछ दिमाग बात बन रही है? हाँ जी। तो देखिए, वज्जी संघ तथा मल्ल ये 2 गणतंत्रात्मक थे, और राजतंत्रात्मक में भी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली वही 4 थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। मगध, कोसल, वत्स और अवंती जनपद जो अभी बता दिए। इसी पर डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल ने ये कहा है कि ईसा पूर्व 1000 से 500 ईसा पूर्व के काल को हम जनपद युग की संज्ञा दे सकते हैं। 1000 से 500 ईसा पूर्व के काल को डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल ने जनपद युग की संख्या दी है। लगभग सभी प्रमुख गण यानी संघ हिमालय की तराई क्षेत्र यानी पूर्वी भारत में स्थित थे। वहीं सभी प्रमुख राज्य गंगा घाटी के मैदानी हिस्सों में थे। अगर इनको देखा जाए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिहाज से, तो इनकी स्थिति कुल मिला के ऐसे थी। यहाँ पर क्या था? कंबोज था ना, बताए थे कल। और पूरब में अंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा का एक नाम हमने और बताया था, मालिनी। हेमा मालिनी बोला था, तब तो याद हो जाना चाहिए जी। हाँ, कंबोज, पूरब में अंग, पश्चिम में अवंती। यहाँ पर देखिए, अवंती गणराज्य था, अवंती महाजनपद था, कंबोज, और नीचे अस्मक बताए थे ना। कुछ इस तरह से खाका बनता है इन लोगों का। कंबोज की राजधानी कहाँ बताया था? कोई बताएगा? कंबोज की राजधानी हाटक कहाँ थी वर्तमान समय में? पाकिस्तान, हजारा जिला। संभवतः उस समय अफगानिस्तान में जुड़ा था ये, लेकिन वर्तमान में हाटक जिला पाकिस्तान। इस तरह से देख लीजिए हमारे महाजनपदों की स्थिति बनती है। पूरब में अंग, पश्चिमोत्तर में कंबोज। गांधार और कंबोज किस लिए प्रसिद्ध थे? उत्तम किस्म के घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए ना।
देखिए अवंती यहाँ था, अस्मट जो गोदावरी नदी के तट पर था। दक्षिण का यही पूछा जाता है कि महाजनपदों में दक्षिण में स्थित वह जनपद कौन सा था? अस्मट, गोदावरी नदी के तट पर। इस तरह से देखिए हमने कल काशी की चर्चा की थी। काशी, महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक कौन था? दियोदास। दियोदास काशी का। काशी की राजधानी कहाँ बताए थे? वाराणसी। महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? दियोदास को। और देखिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा गया है। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान क्या कहा गया है? अविमुक्त क्षेत्र अभिधान। देखिए ऐसा क्या था? कबीरदास काशी बनारस में मरना नहीं चाहे, कहाँ गए? मगहर। मगहर में है ना उनकी समाधि। हाँ बता, ऐसा कहा जाता था कि काशी में जिसको मृत्यु प्राप्त होती है उसको क्या मिलता है? अभिधान मुक्त क्षेत्र, और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए, आवाज़ घरघरा रही क्या? सही जा रही है? हाँ, चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं सही। तो इसी, हाँ, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी काशी को कहा जाता है। जल्दी जल्दी हम थोड़ा से रिमाइंड कर रहे हैं। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है। और देखिए संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध था। संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध था। बनारस घराना, हाँ, संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध था। अगर श्रावस्ती की बात की जाए, सवाल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षावास गौतम बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किया था? हाँ, श्रावस्ती में। ये सवाल पूछा गया है। एक बार पूछा क्या गया कि श्रावस्ती किस नदी के तट पर स्थित है? नदी तो राप्ती है, लेकिन पुराना नाम इसका क्या था? कोई बताएगा? पीसीएस में सवाल पूछा गया था। अचिरावती। अचिरावती। श्रावस्ती की बात की जाए तो अचिरावती यानी राप्ती नदी। नोट कर लीजिए बेटा, अचिरावती, राप्ती। कौन सी नदी? अचिरावती नदी। और क्या पूछा गया है? के तट पर स्थित अर्धचंद्राकार नगर था। कैसा नगर था? अर्धचंद्राकार। ये भी सवाल पूछा गया है। अर्धचंद्राकार नगर था। अर्धचंद्राकार नगर था। और वो सर्वाधिक वर्षावास वाली बात भी यहीं मिलती है। लिख लीजिएगा, सर्वाधिक वर्षावास गौतम बुद्ध द्वारा श्रावस्ती में व्यतीत किया गया। हाँ, श्रावस्ती की पहचान देखिए। आधुनिक सहेत महेत शब्द सुने होंगे, अगर आप देखे पलटे रहे होंगे तो किताब। महेत से की जाती है, जबकि जेतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। जेतवन बिहार एक श्रेष्ठी के द्वारा किसको दिया गया था? प्रदान किया गया था गौतम बुद्ध को। जेतवन बिहार, यह जो है सहेत महेत नाम अगर सुने हों, सहेत के नाम से जाना जाता है। इसके जो अवशेष मिल रहे हैं, श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से की जाती है, जबकि जेतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। ऐसे लिखिए, श्रावस्ती की पहचान
आधुनिक महेत से की जाती है। महेत से की जाती है। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से की जाती है, जबकि जेतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। टाइम कम मिलता है भाई, पढ़ाना ज़्यादा है, जो कुछ खास नज़र आता है तो हम सोचते हैं। अंग चंपा की अगर बात की जाए, अंग चंपा यानी मालिनी, कल बताए थे ना। हाँ, तो यहाँ के एक नरेश थे दधिवाहन, इनकी चर्चा होती है। यहाँ के एक नरेश थे दधिवाहन, जो महावीर के भक्त भी थे, महावीर स्वामी के। लिख लीजिए, चंपा अंग की राजधानी चंपा, कोष्टक में मालिनी लिख लीजिएगा। हाँ, चंपा नरेश दधिवाहन किसके भक्त थे? स्वामी महावीर के ये बड़े परम भक्त थे। एक लाइन ऐसे लिखते चलिए बस, ज़्यादा नहीं। चंपा नरेश दधिवाहन महावीर के भक्त थे। एक चीज़ और लिखिए इसमें, 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म चंपा में हुआ था। 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म चंपा में हुआ था। इतिहास मतलब वेद पुराण जी। एक गहपति शब्द आता है। गहपति शब्द का मतलब हुआ श्रेष्ठी यानी व्यापारी। एक मेंढक घोषिताराम विहार, जिसने घोषित नाम के गहपति ने बनवाया था, कहाँ पे? कौशाम्बी में। कल चर्चा किए नहीं थे? घोषिताराम विहार, कभी भी आप कौशाम्बी में जाइएगा, यमुना के तट पर घोषिताराम विहार, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा, और उदयन का राजप्रसाद भी देखने को मिलेगा। उदयन का राजप्रसाद मतलब महल, प्रासाद मतलब किसकी पर्यायवाची? मकान, गृह, आवास, निलय, किसकी पर्यायवाची? घर की ना। हाँ, और बता दीजिए। प्रासाद, निलय, गृह, घर, आवास, सदन, निलय, ये सब उसी पर्यायवाची। हाँ, तो गहपति मेंढक चंपा का था। मेंढक गहपति एक थे। मेंढक या मेंढक नाम मिलता है इनका। गहपति वही श्रेष्ठी व्यापारी थे, बहुत बड़े। कहाँ के थे? चंपा के निवासी थे। हाँ, अगर वत्स जनपद की बात की जाए तो राजधानी कहाँ बताए? कौशाम्बी। इसको कोसम भी कहा जाता है, कहीं कहीं कोसम मिलता है। कौशाम्बी का दूसरा नाम कोसम। हाँ, फिलहाल कौशाम्बी जानिए। पौरव वंशी उदयन की चर्चा यहाँ पर जब भी कौशाम्बी का नाम लिया जाएगा होगी। हाँ, तो ये उदयन जो थे, अजात शत्रु यानी मगध नरेश एवं चंड प्रद्योत यानी अवंती नरेश के बीच क्या करते थे? सुलहकार की भूमिका निभाते थे। दोनों में हाँ बहुत युद्ध हुआ करता था, तो ये जो है सुलह समझौता का कार्य करते थे। स्वप्नवास वदत्ता की चर्चा हमने कल कर दी थी। किसने लिखा है? भास ने। स्वप्नवास वदत्ता, भास। और हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों संस्कृत के नाटक ग्रंथ हैं। लिख लीजिए,
स्वप्नवास व दत्ता कोष्टक में भास। यहाँ पर देखिए उदयन की चर्चा हुई है इसलिए हम इसको लिखवा दे रहे हैं, स्वप्न वास व दत्ता और देखिए हर्ष ने कई किताबें लिखी है ना, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका में उदयन, यानी ये तीनों क्या है, संस्कृत के नाटक ग्रंथ हैं, लिख लीजिएगा। इन तीनों संस्कृत नाटकों का नायक कौन है? इन तीनों संस्कृत नाटकों का नायक कौन है? उदयन। पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा, रुकिए मिटा रहे हैं। हाँ, स्वप्नवास व दत्ता भास और हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका लिख दे रहे हैं दोबारा से। अरे भास द्वारा लिखा गया स्वप्नवास व दत्ता। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चंड प्रद्योत एक बार इनको बंदी बना लिया था, उदयन को। तो इसने जो है क्या किया, अपनी बेटी के लिए संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिया था। बीड़ा वादन कई वाद्यों का ये ज्ञाता था उदयन। तो उदयन अपना काम कर गए वहाँ पे और इनकी पुत्री से प्रेम हो जाता है, दोनों भाग जाते हैं। उसी की कहानी है स्वप्नवास व दत्ता में। हाँ, उदयन स्वप्नवास व दत्ता की। तो इस तरह से देखिए अजात शत्रु, चूँकि अब फिर बाद में वो जो है इनके विवाह की मान्यता भी दे देते हैं कि चलो ठीक है भाई, आप लोग शादी विवाह कर लो, कोई बात नहीं, और इन लोगों के मैत्री संबंध हो जाते हैं। इसी वजह से अजात शत्रु और जब चंड प्रद्योत की सुलाहकार भी ये बनते हैं बाद के कालांतर में। हाँ, स्वप्नवास व दत्ता भास और हर्ष की रत्नावली प्रियदर्शिका, तीनों संस्कृत नाटकों का नायक कौन है? उदयन है। लिख लिए, प्रियदर्शिका, तीनों का नायक कौन है? उदयन। कहाँ का नरेश था? कौशाम्बी नरेश। हाँ, और ये कहाँ से आए थे? इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की कल चर्चा हुई थी ना, वहाँ बाढ़ आई तो ये लोग नचच्छू आके यहाँ बस गए। कहाँ? कौशाम्बी में, यमुना के किनारे। हाँ, एक बात और लिखिए, खारवेल के उदयगिरी गुंफा लेख में, खारवेल एकदम खारवेल के उदयगिरी गुंफा लेख में, इसी को खंडगिरी भी कहा जाता है ना। उदयगिरी गुफा लेख में स्वप्नवास व दत्ता नाटक का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। बहुत अच्छी लाइन लिख लीजिए, उदयगिरी या खंडगिरी गुफा लेख में स्वप्नवास व दत्ता नाटक का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। गुफा लेख में, खारवेल के उदयगिरी या खंडगिरी गुफा लेख में, गुम्फा या गुफा लेख में किसका अंकन किया गया है? हाँ, कुछ अमर प्रेम कहानियाँ हैं जिनको दर्शाया गया है। हाँ, बता रहे हैं, खारवेल के उदयगिरी या खंडगिरी गुफा लेख में स्वप्नवास व दत्ता, ये संस्कृत का नाटक ग्रंथ है जिसको भास ने लिखा है, का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। का अंकन सर्वप्रथम मिलता है स्वप्नवास व दत्ता। थोड़ा तेजी से करिए, हम अब पोस्ट मॉडर्न आज बताया गया कि पढ़ाइए हम। स्वप्नवास व दत्ता नामक नाटक का अंकन सर्वप्रथम यहाँ मिलता है। एक चीज़ कौशाम्बी के बारे में खूब प्रचलित सवाल है, पूछा जाता है, लिख लीजिए। कौशाम्बी के रक्षा प्राचीर के
पास से, रक्षा प्राचीर किससे बनी थी? मिट्टी की, खाई टाइप की। कौशाम्बी के रक्षा प्राचीर के पास से एक उड़ते हुए बाज आकृति वाली, कौशाम्बी के रक्षा प्राचीर के पास से, कौशाम्बी के रक्षा प्राचीर के पास से एक उड़ते हुए बाज आकृति वाली यज्ञशाला, एक उड़ते हुए बाज आकृति वाली यज्ञशाला कैसी यज्ञशाला है? उड़ते हुए बाज आकृति वाली यज्ञशाला मिली है, समझ रहे हैं? जिसे सेनचिति कहा गया है। सेन माने शायद बाज होता है, सेन चिति या चित्ती कुछ भी लिख लीजिए। सेनचिति, सेनचिति कहा गया है। कैसी यज्ञशाला है? उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली है, जिसे सेनचित नाम दिया गया है। संभवतः यहाँ कौन सा यज्ञ होता रहा होगा? पुरुष मेध, लिख लीजिए। पुरुष मेध यज्ञ किया जाता रहा होगा। संभवतः यहाँ पुरुष मेध यज्ञ किया जाता रहा होगा। संभवतः यहाँ पुरुष मेध यज्ञ किया जाता रहा होगा, क्योंकि यज्ञशाला है ना, पुरुष मेध यज्ञ किया जाता रहा होगा। और कौशाम्बी किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए भी भाई प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए, संगीत और वस्त्रों के लिए बताए थे ना, बनारस भी। हमने अवंती की चर्चा की थी। अवंती दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी, बोलते रहिए, अभी कल ही पढ़ाएं, भूल गए। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? क्या बात करते हो? उत्तरी अवंती की उज्जैनी या उज्जैन, हाँ, महाकालेश्वर का मंदिर है यहाँ पे। गया है कोई दर्शन करने? और दक्षिणी अवंती, हाँ, अवंती की महिष्मती थी। और दोनों नदियों के, दोनों राजधानियों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? कौन सी? वेत्रवती नदी प्रवाहित थी। वेत्रवती, वेत्रवती नदी प्रवाहित थी। वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। दोनों नदी, दोनों राजधानियों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती नदी। हमें लगता है महाजनपद काल हमको छोड़ देना चाहिए। आइए, पितृहंता में पिता की हत्या करवाई जाए हर्यंक वंश में, कल पढ़ाए थे काफ़ी। आइए, मगध राज का उत्कर्ष, मगध राज का उत्कर्ष देखते हैं। मिटा देना, कहानी ही तो बता रहे हैं, मज़ा नहीं आ रही। मेडुअल मॉडर्न जैसा आनंद यहाँ आपको नहीं मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी उदयन वासवदत्ता की कहानी हम बहुत बताएंगे आपको। हर्यंक वंश लिख लीजिए, हर्यंक वंश या पितृहंता वंश भी इसे कहा जाता है। हर्यंक वंश, थोड़ा से जल्दी स्पीड में चलने की कोशिश करिए। हर्यंक वंश या पितृहंता वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक हर्यंक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 भाई, 412 ईसा पूर्व तक।
अच्छी बात है, बोला करिए थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें हर्यंक वंश की बात की जाए तो 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यंक वंश के शासन के साथ शुरू होता है। कहाँ पर यह शासन था? हाँ, मगध में किस वंश का शासक स्थापित हुआ? हर्यंक वंश, यानी पितृहंता वंश। अब इसके देखिए, ज़्यादातर शासक अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे प्रथम अगर देखा जाए तो बिंबिसार का नाम आता है। हाँ, बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। लिख लीजिए, बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। कोष्टक में लिख लीजिए 544 492 ईसा पूर्व। 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 492 ईसा पूर्व। उसके इनके पिता, इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। हाँ, इसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार, खास खास चीज़ें लिखते चलिए। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर, बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर, अंग की राजधानी चंपा मालिनी को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया, उसे मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का क्या नियुक्त कर दिया? प्रशासक। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अगली लाइन में देखिए, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी यानी गिरिब्रज। राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, राजगीर या राजगिरी या गिरिब्रज, गिरिब्रज। अब इसका नाम हो गया राजगीर, संभवतः पटना के आसपास है। राजगिरी, राजगिरी या गिरिब्रज थी आरंभिक राजधानी। हाँ, लिखिए, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रौजस, बिंबिसार को क्षेत्रौजस, क्षेत्रौजस हाँ, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रौजस। तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। तथा जैन साहित्य में, जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। श्रोणिक याद रखनी है। अगर मत्स्य पुराण में क्षेत्रौजस और जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है।
अगली लाइन लिखिए, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, पूछा गया सवाल है विशेष में, राजवैद्य कौन था इनका? जीवक। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में, यही पूछा गया था, सेम लाइन, अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। अवंती नरेश चंड प्रद्योत, अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चंद्र प्रद्योत, कई बार लिखे तो भाई, अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में किस लिए भेजा था? चिकित्सार्थ भेजा था। यानी चंद्र प्रद्योत को कोई दिक्कत हुई तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य यानी जीवक को, किसका राजवैद्य था? हाँ, यानी कि मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। किसकी चिकित्सार्थ भेजा गया? अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की चिकित्सार्थ भेजा गया था। लिखिए, बिंबिसार की प्रथम पत्नी कोसल देवी, बिंबिसार की प्रथम पत्नी कोसल देवी कोसल राज प्रसेनजित की बहन थी। कोसल राज प्रसेनजित की बहन थी, सिस्टर थी प्रसेनजित की। हाँ, बिंबिसार की प्रथम पत्नी कोसल देवी कोसल नरेश बिंबिसार की, कोसल नरेश बिंबिसार की, बिंबिसार की प्रथम पत्नी कोसल देवी कोसल राज प्रसेनजित की बहन थी। सीधा कर लीजिएगा, बिंबिसार की प्रथम पत्नी कोसल देवी कोसल राज प्रसेनजित की बहन थी। किसकी सिस्टर थी? कोसल राज प्रसेनजित की बहन थी। किस पर ब्याही गई? बिंबिसार पर। नाम क्या था? कोसल देवी। ठीक। तथा दूसरी पत्नियों की कमी नहीं होती थी। तथा दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी छिलना या चिल्लना थी। दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना या छिलना थी। हाँ, चिल्लना या छिलना थी। हाँ, दूसरी लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना या छलना, जो भी लिख लीजिए, किताबों में कहीं कहीं छलना भी लिखता है, चिल्लना थी। आइए इनके बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए। अजातशत्रु, हाँ, 492 से 460 ईसा पूर्व, 492 से 460 ईसा पूर्व, 492 से 460 ईसा पूर्व। इधर देखिए डेट, अब डेट की महत्ता बढ़ेगी धीरे धीरे। हाँ, डेट पूछती थी ना। अब 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है ना। हाँ, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, थोड़ा जल्दी फास्ट करिए। हाँ, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु, इसका एक नाम क्या मिलता है? जल्दी से बोलिए। कुड़िक। वेरी गुड। जो बताया हो उसको शाबाशी दे दी जाए। किसने बताया? हाँ, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु यानी कुड़िक मगध का शासक बना। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत
अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी, खूब पूछा जाता है कि कितने साम्राज्यों को इसने मिलाया था मगध में। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्र संघ को वही 8 संघों वाला संघ वज्र संघ, काशी तथा वज्र संघ को लंबे संघर्ष के बाद मगध में मिला लिया। लंबे संघर्ष के बाद मगध में मिला लिया। यानी अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वश्यकार। हाँ, उसके मंत्री यानी अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार द्वारा खास चीज़ें लिखिए। वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार के द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण वैशाली के लिच्छवियों में, लिच्छवि लिखना पड़ेगा, लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्र संघ पर विजय प्राप्त हुई थी। अजातशत्रु को वज्र संघ पर विजय प्राप्त हुई। हाँ, वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्र संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया गया है। महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया गया। हाँ, तो इसने देखिए लिच्छवियों के आक्रमण के डर के मारे एक लंबी सुरक्षा प्राचीर भी बनवाई थी अपने राजधानी में, और उसके शासनकाल के यानी अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए, अजातशत्रु के यानी उसके शासनकाल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। आठवें वर्ष अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण, हाँ, बुद्ध के अवशेषों पर उसने 8वें वर्ष निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह, अपनी राजधानी में राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत याद आ रहा है जी।
इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कहीं एक ही जगह लिखवा देंगे। हाँ, तो ये कब हुआ था? लगभग 483 ईसा पूर्व में। हाँ, 483। और देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, महाकश्यप ने। अजातशत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और दूसरा कब होता है? कालाशोक के कार्यकाल में। और उस समय कौन था? साबक मीर। साबक मीर था ना, 383 ईसा पूर्व। और फिर तीसरी कब होती है? अशोक के काल में। तीसरी अरे राजगृह में होती है। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, तीसरी अशोक के कार्यकाल में होती है। और उस समय कौन होता है? अध्यक्षता कौन करता है? मोगलिपुत्र तिस्स द्वारा की जाती है, 251 ईसा पूर्व। और फिर चौथी कनिष्क के काल में होती है, प्रथम शती ईसा पूर्व के आसपास। और ये कहाँ होती है? कुंडलवन, कश्मीर में। समझ रहे हैं? कनिष्क के काल में। और उस समय कौन रहता है अध्यक्ष? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष। बताएंगे आपको विधिवत कहीं। फिलहाल लिखिए, चूँकि ये चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत पूछी जाती हैं। हाँ, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। 483, 383, 251 प्रथम शती। और उधर अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, साबक मीर, मोगलिपुत्र तिस्स। और लास्ट में कौन थे? अश्वघोष और वसुमित्र। बता देंगे आपको। इसमें ये जान लीजिए, इसी के काल में नहीं, अजातशत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखिए, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। तथा विनय पिटक के रूप में इन दोनों को लिपिबद्ध कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, अजातशत्रु के काल में। सुत्त पिटक और विनय पिटक को लिपिबद्ध किया गया। देखिए, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इसने 28 वर्ष तक शासन किया। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या, ये लाइन लिख लीजिए, अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन द्वारा कर दी गई। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन द्वारा कर दी गई। इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, पितृहंता वंश। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने? उदायन ने कर दी थी। उदायन का कार्यकाल देखिए 461 से 445 ईसा पूर्व।
461 से 445 ईसा पूर्व। उदाइन 461 445 ईसा पूर्व पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, लिख लिए उदाइन हेडिंग डालिए, लिखिए पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर, को पूछा जाता है सवाल, गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर, गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र लिखना तो कोष्टक में लिख लेना कुसुमपुरा या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र, इसी का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुरा या कुसुमपुर। नई राजधानी इन्होंने बनाई बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में। राजगिरी यानी गिरिब्रज थी। उदाइन आए, ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर, तट पर पाटलिपुत्र नामक नई राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुरा, हाँ कुसुमपुर या कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाई। उदाइन जैन धर्मावलंबी था। उदाइन जैन धर्मावलंबी था। उदाइन जैन धर्मावलंबी था, लेकिन अजातशत्रु क्या था? बौद्धिस्ट था ना, तभी तो उनके नाम पे अवशेषों पर बौद्ध स्तूप बनवाया था। उदाइन जैन धर्मावलंबी था। इस वंश का अंतिम इस वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को, नागदशक, बहुत अंदर अब ना जाकर, या दर्शक को, नागदशक या दर्शक को इस वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर, शिशुनाग नामक एक अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, हाँ अमात्य, शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया, मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव डाली, और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव डाली। शिशुनाग नामक नए वंश की नींव डाली। आइए भाई शिशुनाग वंश जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। शिशुनाग इनका अमात्य था, नागदशक का यानी दर्शक या नागदशक का अमात्य यानी मंत्री था। जैसे वहाँ आप देखेंगे आगे चलकर मौर्य वंश का अंत कौन करता है? शुंग शासक, पुष्यमित्र शुंग सेनापति ही तो था ना। हाँ अंतिम, आगे चलिए। शिशुनाग वंश देखिए 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश 400 कितना है? 412 से 344, 412 से 344 ईसा पूर्व।
में चले गए, ऐसा मतलब पिता पुत्र भेद मतभेद कैसे हो गए? मतभेद हो गया जैन, अगली डेट पे बता देंगे आपको। जैनिस्ट था, वो पिता की हत्या भी तो कर दिया था, कौन सा बहुत पितृभक्त था। उधर उसका झुकाव हो गया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। हाँ, सत्ता के लिए जो है तमाम हत्याएं हुई पिता की, ऐसी कोई सी बड़ी बात है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर, लिख लीजिए इसमें एक लाइन, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। 412 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अवंती तथा मत्स्य, शिशुनाग ने अवंती तथा मत्स्य राज्य पर अधिकार कर लिया और कहाँ मिला लिया? अपने राज्य मगध में, मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके समय में देखिए, बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। कहाँ से कहाँ तक? बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। भाई ज़्यादातर जगहों पे तो अजातशत्रु ने ही कब्जा कर लिया था ना, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। हाँ, इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए, शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसने दूसरी राजधानी बना ली। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र ही कालांतर में क्या बन गया? पटना। गंगा और सोन नदियों पर ही भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेतु था। अब तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बन गया ना, और उससे भी बड़ा बनने जा रहा है हमारे गंगा नदी पर। अभी शुरू हो गया है निर्माण कार्य उसका। ब्रह्मपुत्र असम, हाँ, तो देखिए, तो अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र और वैशाली दो राजधानी इसने बनाया। वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किस पर कठोर नियंत्रण करने के लिए? हाँ, वज्जियों के ऊपर। अगला शासक इसका कौन था? कालाशोक या काकवर्ण, लिख लीजिए। कालाशोक या काकवर्ण। टाइम खत्म होने वाला है, लिख लीजिए, खत्म तो हो जाए। कालाशोक या इसी को क्या कहते हैं? काकवर्ण भी नाम इसका मिलता है। कालाशोक या काकवर्ण 394 366 ईसा पूर्व। तो देखिए, कालाशोक का जो है ये नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। लिख लीजिए, कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। पुराण तथा दिव्यावदान में
किस नाम से यह जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। पुराणों तथा दिव्यावदान में इसका क्या नाम मिलता है? काकवर्ण नाम मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। सिंघली महाकाव्य के अनुसार गौतम बुद्ध के महानिर्माण के लगभग 100 वर्ष बाद पुनः बौद्ध संगीत हुई इसी के कार्यकाल में। हाँ, सिंघली महाकाव्य के अनुसार गौतम बुद्ध के महानिर्माण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष, लिखिए, कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व, साबक मीर के अध्यक्षता में। और देखिए इसमें क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण, लिख लीजिए, इस बौद्ध संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण दो संप्रदायों स्थविर व महासांघिक में बट गए। स्थविर और महासांघिक में पूछा जाता है, स्थविर और महासांघिक में बट गए। महासांघिक में बट गए। क्या चीज बोल रहे हैं? लिख लीजिए, 383 ईसा पूर्व में हुई थी ये द्वितीय बौद्ध संगीत। विभेद उत्पन्न होने के कारण यह दो संप्रदायों स्थविर एवं महासांघिक में बट गया। स्थविर और महासांघिक में बट गया। पूछा जाता है सवाल कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, स्थविर और महासांघिक में? तो द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में कहाँ होती है? वैशाली में। चूँकि और इसकी अध्यक्षता साबक मीर करते हैं, 383 ईसा पूर्व में होती है। और यह दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, स्थविर और महासांघिक में। ठीक? नहीं, अध्यक्षता साबक मीर बताएंगे, किसी एक ही जगह लिखवा देंगे। आगे लिखिए, इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। थोड़ा 5 मिनट और लीजिए, नंद वंश भी खत्म कर दें। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। नंदिवर्धन या महानंदिन था। लिखिए, नंदवंश, 5 मिनट लेंगे। नंदवंश इस वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, एक शूद्र शासक था। नंदवंश, जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। नंदवंश संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। पुराणों में कहा गया है कि इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। ठीक? महापद्मनंद को पुराणों में सर्वक्षत्रांतक, यही लाइन लिख लीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है।
लिखिए पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कोष्टक में लिखिए क्षत्रियों का नाश करने वाला। हाँ, तथा भार्गव मतलब दूसरे परशुराम, भार्गव मतलब द्वितीय परशुराम, परशुराम। सर्वछत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, यही पूछा जाता है। पुराणों में महापद्मनंद को शूद्र शासक कहा गया है और क्या कहा गया है, सर्वछत्रांतक कहा गया है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और क्या कहा गया, भार्गव मीन्स दूसरे परशुराम का अवतार, द्वितीय परशुराम का अवतार कहा गया भार्गव। हाँ, अवतार कहा गया है। हाँ, लिखिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्रक की उपाधि धारण की। एक विशाल साम्राज्य लिखकर डैश मारिए, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि थी, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। हाँ, महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद, लिखिए 8 पुत्रों में, महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अब कूद पड़ेंगे सीधे मौर्य काल में। सिकंदर का समकालीन था। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। इसके 8 पुत्रों में घनानंद जो था, यही लास्ट भी था ना। हाँ, यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है, अग्रमीज। यूनानी यानी ग्रीक लेखकों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है। किसको, घनानंद को। यूनानी लेखक अग्रमीज कहते हैं घनानंद को, अग्रमीज। घनानंद के समय में, 2 लाइन लिखिए बस खत्म करते हैं। घनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 326 से ही शुरू हो जाता है ना इसका आक्रमण, और 323 में मर भी जाता है। अरे सिकंदर भाई, अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 322 ईसा पूर्व में, ख़त्म करो इनको, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपने हिसाब से लिख लीजिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य की सहायता से
घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। अब देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें हाखामनी, ईरानी यानी फारसी आक्रमण होता है, यूनानी आक्रमण में आप सिकंदर देख लीजिएगा। और हम सीधे अब अगले डेट पर चंद्रगुप्त। थैंक यू। अरे भाई साहब